हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आज की इस क्लास में। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे। और आज हमारी क्लास जो है प्रकाश संश्लेषण पे है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेटिक्स। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इनके रिएक्शन आते हैं, क्रिया विधि कैसे होती है। तो इस टॉपिक को हमने आज उठाया है। आई होप आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा बताइए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। सर्वप्रथम क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में पौधों के हरे भागों में उपस्थित पर्णहरिम की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से शर्करा आदि कार्बोहाइड्रेट के बनने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण या कार्बन स्वांगीकरण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अपक्रिया है। दूसरे शब्दों में समझें तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती क्या है। तो पौधे जो होते हैं सर्वप्रथम क्या करते हैं, मृदा से अवशोषित जल लेकर जल में उपस्थित खनिज लवण और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों में उपस्थित पर्णहरिम की सहायता से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु आपस में मिलें और किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और पौधों में उपस्थित पर्णहरिम की सहायता से हमने किसका निर्माण किया, ग्लूकोज का निर्माण किया। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या है, यहाँ पे C6H12O6 और यहाँ पे O2 है 6O2। ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। और जितने भी जल बचते हैं वो रंध्रों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन हो जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए इसको समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को। तो प्रकाश संश्लेषण एक जटिल उष्माशोषी, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण एक जटिल उष्माशोषी एंडोथर्मल उपचयी अपक्रिया है जो मुख्यतः दो चरणों में संपन्न होती है। नंबर 1 क्या है, प्रकाशीय अपक्रिया, लाइट रिएक्शन। नंबर 2 है अप्रकाशीय अपक्रिया। तो जानते हैं प्रकाशीय अपक्रिया क्या होती है। प्रकाशीय अपक्रिया, लाइट रिएक्शन। प्रकाशीय अपक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम हील नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रकाशीय अपक्रिया का जो अध्ययन था सर्वप्रथम हील नाम के वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इस अपक्रिया को हील अपक्रिया भी कहते हैं। हील नाम के वैज्ञानिक ने इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम किया, तो इस अपक्रिया का नाम भी हील अपक्रिया के नाम से पड़ गया। तो प्रकाशीय अपक्रिया हरित लवकों के ग्रेनम में होती है। प्रकाशीय अपक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है और यह ऊर्जा एटीपी में संचित हो जाती है। इस क्रिया को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। आइए प्रकाशीय अपक्रिया के कुछ रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 20H2O, 18 ADP, 18 IP और 12 NADP का जब रिएक्शन किए तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 12H2O, 6O2, 12 NADPH2 और 18 ATP का निर्माण होता है। यहाँ से ये बनता है। आगे देखते हैं अप्रकाशीय अपक्रिया। क्या, अप्रकाशीय अपक्रिया। दो प्रकार की अपक्रिया होती है, हमने प्रकाशीय डिस्कस किया। अब अप्रकाशीय अपक्रिया, डार्क रिएक्शन। इस प्रक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। नाम से ही पता चल रहा है अप्रकाशीय अपक्रिया, तो इस अपक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इस अपक्रिया की खोज वैज्ञानिक ब्लैकमैन ने की थी। इस अपक्रिया की खोज वैज्ञानिक ब्लैकमैन ने की थी। इन्हीं के नाम पर इस अपक्रिया को ब्लैकमैन अपक्रिया भी कहते हैं। इन्हीं के नाम पे इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, ब्लैकमैन अपक्रिया भी कहते हैं। यह अपक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। यह अपक्रिया जो होती है हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। जो प्रकाशीय अपक्रिया थी वो हरित लवक के ग्रेनम में होती थी। तो चलिए देखते हैं इसके आगे अप्रकाशीय अपक्रिया की रिएक्शन।
यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है, 18 ATP, 12 NADPH2 लिया गया है। फिर उसके बाद इधर रिएक्शन कराया गया तो यहाँ पे C6H12 ग्लूकोज बना, फिर H2O, 18 ADP का मतलब होता है एडेनिन डाइफास्फेट। उसके बाद 18 IP आइसो, इसको बोलते हैं IP को आइसोफिनैल। उसके बाद 12 NADP, इनका निर्माण होता है। अब हमने यहाँ पे प्रकाशीय अपक्रिया और अप्रकाशीय अपक्रिया के बारे में जाना है। तो उसके बाद अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसमें दो प्रकार के कारक होते हैं, एक बाह्य कारक और एक आंतरिक कारक। एक जो बाहर रहते हैं और एक जो अंदर के कारक होते हैं। तो बाह्य कारक में कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 बाह्य कारक है, तो बाह्य कारक के बारे में जानते हैं, स्टर्मल फैक्टर। अब देखते हैं स्टर्मल फैक्टर में, तो पहला हो गया प्रकाश, प्रकाश बाहर से ही मिलता है, ताप भी बाहर से मिलता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया और खनिज हो गया। अब यहाँ पे बाह्य कारक में प्रकाश दिया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश जो होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, लाल और नीले रंग के प्रकाश में संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। क्या होता है, लाल और नीले रंग के प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर सबसे कम होती है। कौन से प्रकाश में, हरे प्रकाश में। लाल और नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है सबसे अधिक होती है, और हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। उसके बाद जानते हैं ताप के बारे में। ताप क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण में ताप जो होता है, ठंडी जलवायु में प्रकाश संश्लेषण 3.5 सेंटीग्रेड ताप पर प्रारंभ हो जाता है, लेकिन गर्म जलवायु में 5 सेल्सियस से कम ताप पर प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते। सामान्यतः 10 सेल्सियस से 35 सेल्सियस ताप प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त होता है। प्रत्येक 10 सेल्सियस ताप वृद्धि पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर दुगनी हो जाती है। अब उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में लगभग 0.03%, वायुमंडल में लगभग 0.3% CO2 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 30 गुनी तक बढ़ाने की क्रिया दर बढ़ जाती है। कार्बन डाई की मात्रा 30 गुनी तक बढ़ाने से क्रिया दर क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन क्या होता है, इससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्रिया की दर पर विषैला प्रभाव डालती है। अब आगे देखते हैं जल। जल क्या होता है। इसमें पौधा अवशोषित जल का कुल 1%, कितना, 1% क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। जल की कमी क्रिया पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। जो जल की कमी होती है किस प्रकार का प्रभाव डालती है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। इसमें कितने % काम आता है, सिर्फ 1%। अब उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। ये भी जो ऑक्सीजन होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। यह ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता पर विपरीत प्रभाव डालती है। ऑक्सीजन की सांद्रता पर, किस पे, सांद्रता पर विपरीत प्रभाव डालती है। अब उसके बाद खनिज दिया गया है। खनिज में क्या होता है, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। आयरन और मैग्नीशियम पर्णहरिम संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। कौन, आयरन और मैग्नीशियम क्या होते हैं, पर्णहरिम संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से पौधों में क्लोरोसिस, क्या,
इनकी कमी से पौधों में क्लोरोसिस हो जाती है। क्लोरोसिस हो जाती है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर को प्रभावित करती है। तो हमने जाना बाह्य कारक। बाह्य कारक में हमने प्रकाश जान लिया। प्रकाश के बाद प्रकाश में हमने क्या देखा, लाल और नीले रंग में प्रकाश इसका क्या होता है, सबसे तेज होता है, और हरे रंग में इसका सबसे कम होता है। तो इसकी क्रिया दर होती है लाल और नीले रंग में अधिक होती है और हरे रंग में सबसे कम होती है। अब उसके बाद जानते हैं आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर के बारे में देखते हैं। इंटरनल फैक्टर क्या होता है जो अंदर होते हैं। अब पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। हरी लव कहाँ पाया जाता है, पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। तो पर्णहरिम क्या होता है, पर्णहरिम रहित पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। जिसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाएगा उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। जाहिर सी बात है भाई, जहाँ पर्णहरिम नहीं होगा वहाँ पे क्या नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। क्योंकि हमने अभी आगे देखा था प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा में, रिएक्शन में भी देखा था, पर्णहरिम की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब उसके बाद इसमें देखते हैं दूसरा नंबर, पत्ती की संरचना, लीफ स्ट्रक्चर। लीफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ये लीफ स्ट्रक्चर जो होता है, उपचम की मोटाई, रंध्र की संख्या, बहुत्वची रोमों की उपस्थिति, कोशिकाओं में संचित खाद्य पदार्थों की मात्रा, पर्ण मध्योत कोशिकाओं की आदि होती है। इसमें जो पत्तियों की संरचना होती है वो कैसी होती है, पत्तियों मोटाई कितनी है, रंध्र की संख्या कितनी है, बहुत्वची रोमों की उपस्थिति, कोशिकाओं में संचित खाद्य पदार्थों की मात्रा, पर्ण मध्योत कोशिकाएं आदि। तो आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन हमने देखा, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। यहाँ तक समझ में आया। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं, दो होते हैं, बाह्य कारक, आंतरिक कारक। बाह्य कारक में आपने देखा कितने कारक पाए जाते हैं, सबके बारे में डिस्कस किया। आंतरिक कारक दो होते हैं, प्रकाशीय अप्रकाशीय अपक्रिया समझ में आ गया। प्रकाशीय अपक्रिया क्या होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अप्रकाशीय अपक्रिया प्रकाश की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। अप्रकाशीय अपक्रिया की खोज ब्लैकमैन साहब ने किया था, इसीलिए अप्रकाशीय अपक्रिया को ब्लैकमैन अपक्रिया भी कहते हैं। और ये कहाँ पे संपन्न होती है, हरित लवक के स्ट्रोमा में। और प्रकाशीय अपक्रिया की खोज किसने किया था ब्लैकमैन साहब ने। तो प्रकाशीय अपक्रिया की खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, और उन्हीं के नाम से प्रकाशीय अपक्रिया को हिल अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियो के साथ जुड़ें। धन्यवाद, थैंक यू।